नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे से यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, रेस्ट एंड मोशन एवं विराम एवं गति। दोस्तों यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी छात्र इस वर्ष देंगे यानी 2020 में, उनके लिए वीडियो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इससे जो क्वेश्चन पूछता है और एक ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव हर एक वर्ष जरूर रहता है। चलिए तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों गति के जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 2 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशिफल की परिभाषा मिलती है। यानी पूछ रहा है दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, यानी डिफिनेशन मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं और 3 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 3 में आप लोग का किसी राशि के स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन ना होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। तो वो कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जा सके। तो दोस्तों न्यूटन के जो प्रथम विषयक का नियम होता है उसमें ही प्रयोग किया गया है कि जब तक बाहरी बल प्रयोग ना करेंगे जब तक उसमें जो वस्तु रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी न्यूटन के प्रथम गति के विषयक नियम से यह प्राप्त होता है, यानी ए मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल 3 नंबर काफी इम्पोर्टेंट था दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में आप लोग का न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। दोस्तों न्यूटन के गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में तृतीय, डी में है नूर्त। दोस्तों न्यूटन का मुख्य प्रकार से 3 नियम होते हैं। तो उसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि न्यूटन की गति की कौन सा नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। तो वह प्रथम नियम है जो न्यूटन के गति के नियम के जड़त्व की व्याख्या करता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा प्रथम। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सारा सवाल आप लोग एक कॉपी लीजिए, उससे याद करते जाइए। तो चलिए 5 में प्रश्न कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण बराबर क्या होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर ना ही न्यूटन के प्रथम नियम होते हैं, ना ही न्यूटन के द्वितीय नियम होते हैं और ना ही न्यूटन के तृतीय नियम होते हैं। दोस्तों तो मेरा जो ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर कोई नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो 6 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों जो जड़त्व का नियम होता है वो सर्वप्रथम देने वाला व्यक्ति कौन है। ए में गैलीलियो, बी में न्यूटन, सी में ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जड़त्व का जो नियम सर्वप्रथम दिया वो गैलीलियो साहब ने न्यूटन का जो जड़त्व का यानी प्रथम नियम है उसका सर्वप्रथम व्याख्या गैलीलियो साहब ने किया, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा गैलीलियो। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो 7 में आप लोग का एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगेगा तो सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है। दोस्तों आप जब भी देखते होंगे अगर साइकिल का भी ब्रेक लगाते होंगे तो आप लोग आगे की ओर झुक जाते हो, तो ये न्यूटन का
कौन सा नियम का जिक्र किया गया था? तो न्यूटन का प्रथम नियम के कारण अगर जब भी कोई गतिशील वस्तु को अचानक ब्रेक लगाने से वो आगे की ओर झुकेगा तो न्यूटन के प्रथम गति का लगेगा, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों गति में न्यूटन का काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। चलिए 8 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 8 में आप लोग का कह रहा है, किसने कहा कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल किया ना जा सकते हैं। तो आप लोग को बताया दिए हैं पहले ही कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब भी कोई अगर बाहरी बल पर कार्य करेंगे तभी उसी में कार्य होगा, यानी जब तक मैं उससे टच नहीं करूँगा जब तक उसमें कोई भी बल नहीं लगेगा। यानी न्यूटन जो है वह किसी बल के तब तक उसमें बाहरी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक उस पर कार्य नहीं होगा। तो न्यूटन के अनुसार यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पर उसको बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 9 में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो 9 में आप लोग का एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भर करता है। दोस्तों एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष निर्भरता है वो द्रव्यमान एक वस्तु की जड़त्व का प्रत्यक्षता नियम है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव्यमान पर जड़त्व की प्रत्यक्षता निर्भर करती है। चलिए 10 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। दोस्तों एक गाड़ी में बैठे आदमी की कौन सी ऊर्जा होगी? ए में गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, डी में शून्य। तो दोस्तों एक गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 11 में आप लोग का किसी वस्तु का आवेग। दोस्तों किसी वस्तु का आवेग किस पे निर्भर करता है? दोस्तों किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो बल एवं समय पे निर्भर करता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। किसी वस्तु का आवेग किस पे निर्भर करता है? तो बल एवं समय पे निर्भर करता है। चलिए 12 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 12 में आप लोग का एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खिसकते हैं तो पानी गति उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों जो भारी पानी होता है उसमें जब कागज खींचते हैं तो उसमें गति उत्पन्न नहीं होती है। किसके कारण गति उत्पन्न नहीं होती है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों एक पानी की गिलास के नीचे से अगर कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है। गति के तीसरे नियम के कारण भी नहीं होता है, जड़त्व के कारण भी नहीं होता है, घर्षण के कारण भी नहीं होता है। तो दोस्तों इनमें से मेरा कोई नहीं सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। 13 नंबर आप लोग बिल्कुल ही याद कर लें क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करते तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों किसी गतिशील यानी मोशन वाला पिंड को उसका वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों अगर जो पिंड को आधा करेंगे यानी वेग को आधा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों 14 में आप लोग का यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यदि अभी पूछ रहा है कि यदि किसी पिंड की गति को दुगना कर दिया जाए तो परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों दुगनी कर दिया जाए, गति दुगना कर रहा है और उसके पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा पूछ रहा है, तो दोस्तों वह 4:1 में बट जाता है। यानी दोस्तों 1/4 रह रहा था वो दोस्तों 4:1 में बट जाएगा। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 15 में आप लोग का रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो दोस्तों रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे हमारा जो रॉकेट होता है वो कार्य करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर ही याद कर लेना। स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में कितने बल लगते हैं। दोस्तों स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो उसको अपने वापस आकार में लाने के लिए बल को कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों वह जो बल होता है वो परिवर्तन जो बल के कारण होता है, वो अपने स्थान पर स्प्रिंग को खींचा जाता है, उससे को लौटने पर अपना जो स्थान वो रखता है, वो परिवर्तन बल के कारण फिर अपना स्थान पे वापस आता है। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 17 में आप लोग का शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं कौन सी स्थान पे रहती है। तो दोस्तों शून्य से जो वस्तु गिरती है वो समान त्वरण से होते हुए गिरती है। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर उसको बढ़ते हैं। तो 18 में आप लोग का कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है, तो वह दोस्तों किसी साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह किस ओर झुक जाता है, तो भीतर की ओर झुक जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण वो भीतर की ओर झुक जाता है किसी साइकिल सवार के मोड़ घुमाते समय। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 19 में आप लोग का वॉशिंग मशीन किस प्रणाली निम्नलिखित में से सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन होता है वो अब केंद्रीय पर बल पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। यानी दोस्तों ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब केंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। चलिए 20 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों 20 नंबर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो अंदर की ओर लपकता है, जबकि एक कार व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है तो बाहर की ओर धकेला जाता है। इसका महसूस के कारण क्या है। तो दोस्तों एक साइकिल जब जो अंदर की ओर झुकता है और जो कार वाला व्यक्ति है वो बाहर की ओर धकेल जाती है, उसका जो कारण है साइकिल सवार और कार चालक के दोनों में केंद्रीय बल महसूस होता है। दोस्तों केंद्रीय बल के कारण साइकिल चालक और जो कार वाला चालक है उसमें होता है केंद्रीय बल के कारण वो बाहर की ओर महसूस करते हैं। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 21 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 में आप लोग का एम द्रव्यमान एवं एक पिंड भी वेग के एक दीवार से लटकता है तो उसकी चाल से वापस आने में यदि पिंड का संवेग परिवर्तन होता है। दोस्तों एम द्रव्यमान एवं भी वेग से एक दीवार से लटकता है तो उसकी चाल में वापस आने वाला संवेग में क्या कहते हैं। तो संवेग बराबर को क्या फॉर्मूला था, तो पी बराबर होता है दोस्तों एम भी। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी बराबर होता है 1v। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2mv। यानी दोस्तों एक पिंड m वेग से और v वेग से टकराता है तो p बराबर mv यानी 2mv मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं।
तो 22 में आप लोग का गतिमान वस्तु में होती है। दोस्तों गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, और दोस्तों जो स्थिर वस्तु रहती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 23 में आप लोग का जब किसी गतिमान पिंड की गति को दुगनी कर दे तब उसमें लाने वाला समय की यदि अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जब एक गतिमान पिंड को दुगना कर दिया जाए तो समय को दूरी अपरिवर्तित रहेगा, माने क्या अपरिवर्तित, कितना अपरिवर्तित रहेगा? तो आधा अपरिवर्तित रहेगा। यानी दोस्तों जब भी पिंड के दुगना कर देंगे तो उसका समय जो रहेगा वो आधा हो जाएगा, यानी 1/t हो जाएगा। दोस्तों बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गतिमान दुगना करेंगे तो समय आधा हो जाएगा, अगर दोस्तों वेग दुगना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 24 में आप लोग का यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति, दोस्तों यदि किसी कण की रैखिक संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगा वो कितनी गुना हो जाएगा? दोस्तों यदि किसी रैखिक संवेग को दुगना कर दिया जाता है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुना हो जाती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 25 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोस्तों हैं दो भिन्न विषयों पर कार्य करता है, ये भी सही बात है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों वस्तुओं पर कार्य करता है, समान परिणाम रखते हैं, ये भी सही बात है, और विरुद्ध दिशाएं भी रखती है। यानी दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया इस सारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से नाप लेता है, यानी इनमें से मेरा सही भी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर पढ़ते हैं। तो 26 में आप लोग का 1 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान की उसकी गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया न्यूमेरिकल है, तो डायरेक्ट हम इसका आप लोग का आंसर बता देता हूँ। तो 2/3 जूल आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को गतिज ऊर्जा के फार्मूला लगाकर, यानी काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला लगाकर आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए 27 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 27 में आप लोग का यदि किसी पिंड के गुण को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा को विराम या एक समान गति की स्थिति की भी परिवर्तन का प्रतिरोध कहता है। दोस्तों यदि किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है तो उसे जो दोस्तों जड़त्व कहते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उस प्रतिरोध के क्या करती है तो जड़त्व कहते हैं। चलिए 28 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 28 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। SHM से गुजरने वाली कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबला अखेलित किया जाता है, उस वक्र को क्या कहते हैं? तो उस वक्र को जो दोस्तों एक दीर्घीय वृत्त कहते हैं। SHM से गुजरने वाली कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाने वाला वक्र को क्या कहते हैं? तो एक दीर्घीय वृत्त कहते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर।